तो हमारे एडमिरल रिटायर्ड राणा जी, ओम प्रकाश राणा जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, कर्नल डी.एस. रावत जी, कर्नल के.एस. मान जी, मेजर जनरल शर्मा जी, कर्नल मोहन सिंह बल्दिया जी, भंडारी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे एससी आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी, शमशेर जी और आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सेना के हमारे पूर्व अधिकारीगण, वर्तमान के अधिकारीगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारी वीरांगनाएं और हमारे पदकों से सम्मानित सभी हमारे वीर योद्धा, वीर नारी एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त हमारे सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट और विद्यालयों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे देहरादून के जिलाधिकारी, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक एवं सभी आए हुए हमारे सभी मीडिया के मेरे मित्र, सभी पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का अपनी ओर से, क्योंकि आज ये विजय दिवस है, इस विजय दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होने पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारी सेना ने शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस, उसका जो पराक्रम 16 दिसंबर 1971 को इतिहास के रूप में हमारे सामने रखा था, उसका उत्सव मनाने का दिन है। आज हम सब लोग यहाँ पर उस उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज के दिन भारत के सशस्त्र बलों का जो साहस और उनका बलिदान है, निश्चित रूप से हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 1971 का जो युद्ध अमानवीयता पर, जिस प्रकार से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में अमानवीयता हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, और इस युद्ध का जो परिणाम था वो सदाचार के रूप में, और जो हम प्रत्येक वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाते हैं अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में, उसी प्रकार का यह भी दिवस है अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में। यह जो 1971 का युद्ध था, और आप सबके बीच में जब भी आता हूं तो आप सब जानते हैं मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, एक सैनिक पुत्र होने के नाते ऐसे कार्यक्रमों में जब भी आता हूं तो एक अंदर से बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको मैं सच कहूं तो आप सबके सामने में शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता हूं, और मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि कैसे मैं बहुत एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को हमारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने घुटने टेके थे, और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह महान युद्ध भारत के वीरों के अटल संकल्प और उनके बलिदानों का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये उदाहरण था, और इसको हम हमेशा याद करेंगे, हमेशा स्मरण करेंगे। इस युद्ध में शहीद हुए हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, उनके भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, ये सैन्य भूमि भी है,
और पराक्रम और बलिदान की भी भूमि है। 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 255 जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और मैं कहूँ तो अपना सर्वोच्च उन्होंने जो भारत माता के लिए किया, वो हम सब के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीरों को अपने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले प्रदेश के 74 सैनिकों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित कर यह देश स्वयं भी सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि जब भी हम कभी अपने वीरांगनाओं का, अपने वीरों का सम्मान करते हैं तो ये उनका सम्मान नहीं होता है, हम तो केवल उनका स्मरण करते हैं। हम जब उनको सम्मानित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं सम्मानित होने का ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे वीरों की बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और शायद एक कारण यह भी है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वह भी उन हमारे वीरों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी वीरता के बारे में ठीक प्रकार से परिचित हों। ये इतिहास हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने 5वें धाम सैनिक धाम की भी नींव रखी है। और यह नींव एक जो है भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, उसके निर्माण की नींव है। सैन्य धाम का काम तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, तेजी से उसकी प्रगति हो रही है और जल्दी हमें उम्मीद है कि हम सैन्य धाम का लोकार्पण कर अपने उत्तराखंड के और देश के सभी वीर जवानों को, उन योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह स्मारक उन सभी वीरों को हमारी ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए और तिरंगे की शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के समक्ष अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक राष्ट्र आराधन को एक दिव्य प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सेना में कार्य करना महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास है कि हम अपने जवानों को अच्छे से अच्छे, उन्नत से उन्नत, जिसके बारे में मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो रुके हुए कार्य थे। और हमारे राणा जी ने भी कि पहले भी वो रक्षा मंत्री से मिलते थे और बाद में के रक्षा मंत्री से मिलते थे। दोनों में फर्क उन्होंने बहुत उस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि क्या कार्यशैली होगी। और जो कहने का तरीका था वह भी यही होना चाहिए, क्योंकि एक सैन्य अफसर और जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, वो एक वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जिसको सेना के अंदर सिखाया जाता है, वो हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से आज मेजर जनरल सभरवाल साहब ने बहुत विस्तार से कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम हो रहा है, आज अच्छे हथियार हों, अच्छे साजो सामान हों, और जो हमारे सैनिक -40 डिग्री तापमान पर काम करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे,
और बहुत सारे लोगों को तो तमाम प्रकार की उस समय बीमारियां हो जाती थी। बर्फ में जाने के कारण से उसकी बीमारियां लग जाती थी, कई लोगों के हाथ पांव तक काटने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो देश की रक्षा के लिए, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर करने वाले, और हम कहें कि हम उनको कुछ देना भी चाहें, सरकार अगर उनको कुछ देना भी चाहे तो सरकार चाहकर भी उनको वो नहीं दे सकती। आप ये बताइए कि एक सैनिक के परिवार को सैनिक से कैसे मिलाया जा सकता है? छुट्टी के सिवाय मिलाया नहीं जा सकता है। उसकी जवानी उसको दी नहीं जा सकती है, उसका समय उसको दिया नहीं जा सकता है। तो जो सरकार भी नहीं दे सकती है तो उसको क्या कपड़े, उसको अच्छे बूट, अच्छे उपकरण, अच्छे जैकेट, अच्छे हथियार, ये तो प्राथमिकता से दिए जाने चाहिए थे। और ये बरसों बरसों का इंतजार करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और ये सारे फैसले लिए गए जो लंबे समय से सेना के द्वारा जिसकी मांग की गई थी, जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी। आज सेना का मनोबल भी बढ़ा है और यही कारण है कि आज हमारे जो सैनिक हैं वो दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, जिसके बारे में भी आपने बालाकोट का जिक्र किया। चाहे तवांग हो, डोकलाम हो, गलवान हो या कोई भी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, आज कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको करारा जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार है, क्योंकि सेना का मनोबल बढ़ा है। एक समय था कि गोली का जवाब देने के लिए भी पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, लेकिन अब गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं होता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने कभी भी युद्ध नहीं चाहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं युद्ध के जो प्रभाव होते हैं। सेना भी भली भांति जानती थी कि इसके प्रभाव बहुत देश पर पड़ते हैं, परंतु जब भी हम पर किसी ने युद्ध थोपा है, हमारी सेना ने, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है, हमेशा से उसकी जो गणना है विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना भारत की सेना है। और मैंने एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से जो सैन्य परिवारों का संघर्ष है, उनकी पीड़ा है, उनके दुख दर्द है, वो बहुत नज़दीक से देखे हैं। कितनी बार जब हमारे बीच में से, हमारे परिवारों में से कोई हमारे जवान, हमारे कोई अधिकारी अगर शहीद हो जाते हैं तो आप सोचिए कि कई बार कई दिनों तक जब उनका शरीर जब घर तक नहीं पहुंच पाता है, इंतजार करते हैं घर वाले, और किस प्रकार की स्थिति होती है। अब तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले कहते थे लड़ाई लगने वाली है, सारी छुट्टियां बंद हो जाती थी, तमाम प्रकार से जो है एक अलग प्रकार का वातावरण निर्मित होते हुए मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं जानता हूं। और मुख्य सेवक के रूप में भी ये मेरा प्रयास रहता है कि सैन्य परिवारों के लिए हम जो योजनाएं बना सकते हैं, उन योजनाओं को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सैनिक आज देश की वतन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवारों की चिंता न करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय से रुका हुआ और बहुत अच्छा, चूंकि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मेजर जनरल साहब सब्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बोल दिया कि लंबित वन रैंक और वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ही हमने भी जो सैनिकों को और उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं, उनमें वृद्धि करने के लिए हर प्रकार से हमने संकल्प लिया है। आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है और शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में भी वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय इसी आशय से हमने लिया है। इसके पीछे यही हेतु है। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एक मुश्त धनराशि, उसमें जो अनुदान दिया जाता था उसमें भी हमने वृद्धि की है।
पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए मिलते थे, हमने इसको 50 लाख रुपए किया है अभी। महावीर चक्र विजेताओं को भी 20 लाख मिलते थे, उसे हमने 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र भी 20 लाख मिलते थे, उसको भी 35 लाख किया है। और वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख करने को भी हमने मंजूरी दी है। उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाली जो सैनिकों की हमारी वीरांगनाएं एवं बैटन की जो पेंशन है वो भी हमने बढ़ाई है। आप सबको पता है, पहले 8,000 थी, उसको 10,000 रुपये किया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन भी 21,000 से बढ़ाकर 25,000 की है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग विजय दिवस तो मना रहे हैं। विजय का संकल्प कहीं ना कहीं अभी अधूरा है। बहुत सारे काम देश को भी करने हैं, सेना को भी करने हैं। कश्मीर से धारा 370 हट गई और धारा 370 के रहते हुए किस प्रकार की परेशानी हमारे सुरक्षा बलों को वहाँ पर होती थी, किस प्रकार से पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था, तमाम अन्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। अभी पिछले दिनों मैं ग्वालदम में एक दिन एसएसबी के जवानों के साथ रुका था, रात्रि को मैं वहीं रुक गया। तो अगले दिन मैं उनके साथ सवेरे बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा तो कि आप लोग इससे पहले कहाँ ड्यूटी करके आए, तो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के अंदर गए थे। तो मैंने कहा कश्मीर के अंदर पहले और अब में क्या अंतर है, जब धारा 370 लग गई है और जब धारा 370 नहीं लगी थी। बोले धारा 370 जब नहीं लगी थी तो वहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन अब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम नौकरी करते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को कर दिया है। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में इस संकल्प को दोहराया है कि जो हमारी पीओके की ज़मीन है उस ज़मीन को भी वापस लेना है। और मैं आप सभी से कहता हूं कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज देश के अंदर अनेकों नवाचार हो रहे हैं, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, नया भारत दिख रहा है पूरी दुनिया को। भारत की एक शिल्पी के रूप में जो देश को बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें मोदी है तो मुमकिन है। यह भी जो है हम सब लोग देखेंगे आने वाले समय में। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम यूसीसी जल्दी ही लागू करने वाले हैं। उसकी हमको रिपोर्ट मिल जाएगी जल्दी। यूसीसी कमेटी ने कहा है कि हम जल्दी ये रिपोर्ट दे देंगे और जिस दिन यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा उस दिन हमारा समान नागरिक संहिता ये देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश करेगा। उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हमारी सरकार की नीति नहीं है, बल्कि हमारा एक कर्तव्य है। ये हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड का संपूर्ण विकास करेंगे और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी समय हमको मिला है उस समय में हमने प्रयास किया है कि उसका एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड के लिए लगाया जाए। आप देख रहे होंगे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने देहरादून में आयोजित की थी। उसमें जिस प्रकार से लोगों ने एक बड़ी उत्सुकता दिखाई है उत्तराखंड आने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया, पूरी देश दुनिया के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, कि अभी कुछ हमारे यहाँ ऐसा फैशन चल गया देश के अंदर कि लोग जो है विदेशों में अपना विवाह करने के लिए जा रहे थे, बच्चों का विवाह कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो विवाह है ये तो भगवान ऊपर से तय करके भेजता है। वो कहते हैं मैरिज क्या है, सेट क्या है डॉक्टर साहब, मेड इन हेवन। तो उन्होंने कहा कि भगवान की भूमि, देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो सब लोग आएँ और अपने बच्चों के, अपने परिवार के, नातेदारों के, रिश्तेदारियों को, उनकी शादियां, उनके विवाह उत्तराखंड में आयोजित करें, उत्तराखंड में करें। उत्तराखंड देवभूमि इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी और उनका हम सब लोग आतिथ्य करेंगे आने वाले समय में। एक बड़ा काम हुआ है और एक बड़ा जो निवेश के मामले में बड़ी संख्या में 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के हमारे साथ करार भी हुए हैं। अभी बहुत सारे करार हमारे पास हैं, प्रस्ताव के रूप में भी आए हुए हैं। और कुल मिला के एक शुरुआत हमने इसकी की है।
एक शुरुआत की है कि उत्तराखंड में लोगों को बुलाया जाए, लोगों को कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट कराया जाए, उनको उद्योग धंधे उनके लगवाए जाए। और उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के अंदर जब ये उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, तो आर्थिकी राज्य की बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारे नौजवानों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, रोजगार का सृजन भी होगा, लाखों की संख्या में रोजगार भी बनेंगे। और हमारे जो नौजवान अच्छे अच्छे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशनों से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने प्रशिक्षण ले रहे हैं, अनेक संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उनको उत्तराखंड के अंदर ही हम काम दे पाएँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और हमारा देहरादून भी इस इन्वेस्टर समिट में तेजी से बदला है। आप देख रहे होंगे, अगर अभी सर्वे करवा लिया जाए तो भारत के चुनिंदा शहरों में हमारे देहरादून का भी नाम आ जाएगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से आज ये कहना चाहूँगा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जिस दिशा में आज हमारा देहरादून जैसा बनने की ओर बढ़ रहा है, अभी पूरा बना नहीं है क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी के बहुत काम होने हैं, अन्य नगर निगम अन्य काम करेगा, जिला प्रशासन अपने काम करेगा, स्मार्ट सिटी के और काम होने हैं, वो काम अपने होते रहेंगे, वो रुकने नहीं है। हमारी जिलाधिकारी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनसे भी कहूँगा कि अभी ये काम रुकना नहीं है, अभी चलते रहना है। अभी ये शुरुआत हुई है, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना है, आपको भी मेंटेन करके रखना है। और हमारे सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जो है चीज़ें, अच्छी सड़कें, अच्छा परिवेश बना है, उसको बना के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना, मुझे लगा कि एक अच्छा काम हुआ है, तो इस काम को हमें कहीं ना कहीं सस्टेन करना चाहिए, उसको वहाँ पर बना के रखना चाहिए। लोगों ने कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं कि देहरादून में इस प्रकार से अच्छी सड़कें, अच्छा जो है यहाँ की दीवारें, अच्छी चीज़ें यहाँ बनी हैं, तो उसको हम सब बना के रखेंगे। मैं प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के आशीर्वाद से आपके मुख्य सेवक के रूप में लगातार जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सीधे सीधे जन सरोकारों से वो को समर्पित हैं, जन सरोकारों के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे सारे निर्णय हो रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं इसको रोज बोल रहा हूँ या मैं रोज उसको अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आप सबके बीच में से निकलकर एक जो यात्रा है, ये हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख लोगों की यात्रा है। उस यात्रा का जो है आपने ध्वज मेरे हाथ में दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी सामूहिक यात्रा है, आपने मुझे आगे किया हुआ है। ये यात्रा हमारी गंतव्य तक तभी पहुंचेगी जब हम सब लोग मिलकर इस यात्रा के सहयात्री बनेंगे, हम सब साथ चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बाबा केदार की भूमि से कहा, उसके बाद उन्होंने पिथौरागढ़ में कहा, आदि कैलाश और वहाँ के दर्शन करने के बाद कहा, फिर देहरादून में कहा अभी कि उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। आप निश्चित मानिए कि हमारा उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत सारे काम होने हैं, अभी जैसे स्मार्ट सिटी में दिख रहा है, अभी सारी ये जितनी हमारे यहाँ बिजली की लाइनें हैं ये सब अंदर चली जाएंगी, सीवर की लाइनें बन जाएंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जगह जगह पर डिवाइडर बन जाएंगे, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी स्वच्छता। एक मैं देहरादून की बात बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में पूरा कायाकल्प होने वाला है। लेकिन हम सबको भी कहीं ना कहीं उस दिशा में एक हमारी, जहाँ प्रधानमंत्री जी के शब्द की ये दशक हमारा होगा, उत्तराखंड का होगा, यानी कि उत्तराखंड हर दिशा में आगे बढ़ेगा, ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमको प्रेरणा देता है। वहीं हमारी जिम्मेदारी का भी हमको एहसास कराता है। हमको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करते हुए हमें आगे बढ़ना है और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के अपने लक्ष्य को तय कर उसकी सिद्धि को विकल्प रहित संकल्प जो हमारा है उसको लेना है। इस सिद्धि के मार्ग आने वाली सभी चुनौतियों को, सभी परेशानियों को भगवान बाबा बद्री विशाल, भगवान केदार जी, आदि कैलाश जी, हमारे सभी देवी देवता